पिछली की कक्षा में अध्ययन हुआ था कि अ के कितने भेद हैं? 18 भेद। किसी भी अच के अभी बताएंगे किस किस अच का कितना भेद है, और इससे मान के चलते हैं कि अच के कितने भेद हैं? 18 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं, ठीक है, उसका उच्चारण कैसे होता है। उसमें हम लोगों ने ह्रस्व दीर्घ प्लुत समझ लिया था कि ह्रस्व किसे कहते हैं? एक मात्रिक जो, दीर्घ द्विमात्रिक, प्लुत त्रिमात्रिक। तालवादी स्थान के ऊर्ध्वभाग से जो निष्पन्न अच है उसकी उदात्त संज्ञा, अधोभाग से जो निष्पन्न है उसकी अनुदात्त संज्ञा, और जो समाहार अर्थात मिल के जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? स्वरित। ठीक है ना, इतना तो समझ में आया था। इसमें जो था दो चीज छूट गया था, एक अनुनासिक और एक अनुनासिक। इनके भी भेद से वह जो 9 प्रकार का होता है, फिर दो प्रकार का होता है ना, तो अनुनासिक और अनुनासिक किसे कहते हैं? इसके संबंध में सूत्र आ रहा है मुख नासिका वचनोनुनासिका। ठीक है ना, मुख नासिका वचनोनुनासिका। ठीक है, कितना सूत्र संख्या? एक दो के एक है। एक एक 8 है। ठीक है ना, प्रथम अध्याय का प्रथम पाद के प्रथम 8वां नंबर सूत्र है। अब सूत्र का स्वरूप देखते हैं। इसमें क्या है? मुख है। ठीक है ना, मुख है, मुख सहिता नासिका च, मुख सहिता नासिका। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? साग पार्थिवातित्वाद क्या होता है? सहित पद का लोप हो जाता है। इसमें बचता क्या है? मुख और नासिका, मुख नासिका, जिसका अर्थ क्या होता है? मुख के सहित नासिका। फिर क्या है? वचन है। तो उच्यते, उच्चार्यते इति वचनः। ठीक है ना, जो बोला जाए उसे क्या कहते हैं? वचन। वचन भी जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यहाँ पर नहीं लेना है। कैसा लेना है? जो बोला जाए। उच्यते उच्चार्यते इति वचनः, जो बोला जाए। उच्यते यत्तद् वचनम, जो बोला जा रहा है वही क्या है? वचन है। वाणी, शब्द। ठीक है ना, मतलब जो हम बोल रहे हैं वचन, वह वचन है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया? हटा दे इसको। मुख नासिका और वचन आ गया मुख नासिकया वचनः। इसमें समास होता है। ठीक है ना, कर्तृकरणे कृता बहुलम। ठीक है, ये सूत्र है तत्पुरुष समास का है। उसमें समास होता है तो क्या बनता है? मुख नासिका वचनः। जो बोला जाए, जिसका उच्चारण किया जाए वह क्या है? वचन है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया? मुख नासिका वचन, और फिर यहाँ पर अनुनासिका है। ठीक है, इसमें संधि हो जाने पर क्या होता है? गुण होकर के क्या होता है? पूर्व रूप हो जा करके मुख नासिका वचनोनुनासिका होता है। जब विसर्ग संधि और अच संधि पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? तो मुख था, यहाँ पर सहित है ना, जिसका लोप हुआ है, तो मुख सहित नासिका, मतलब मुख के सहित नासिका। नासिकया तृतीया वचन है। ठीक है ना, रमया, तो रमया मतलब रमा से, तो वही मुख के सहित नासिका से। वचना मतलब जो उच्चारण किया जाए उसी को वचन कहते हैं। तो जो उच्चार्यमाण है
उसकी क्या होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। सूत्र समझ में आ गया? सूत्र से अर्थ निकल गया। अब देखते हैं वृत्ति में क्या लिखे हैं। मुख सहित मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। यहाँ पे संधि हो जाता है ना, तो वर्णो अनुनासिक होता है, हट जाता है, पूर्व संधि होता है। तो ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे अलग दिखा दिए हैं। जैसे था कि मुख सहित मतलब मुख के सहित, नासिकया मतलब नासिका से, उच्चार्यमाणो जो वर्ण उच्चारित किए जाएं, वर्ण उसकी क्या होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे यों का उच्चारण स्थान क्या है? आगे पढ़ने पता चलेगा कि यों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है ना, इचु स्थानम तालु। ई और चवर का, तो चवर में आता है कि नहीं? तालु है। फिर यमगणना नाम, इसमें क्या आता है? नासिका भी है कि नहीं? अब मुख के सहित, मुख में आ गया तालु, सहित नासिका से उच्चारित वर्ण कौन सा है? यो। तो इसकी क्या होगी? अनुनासिक संज्ञा होगी। समझ में आ गया ना? अब कहने कि अनुनासिक क्या है? तो जिसकी अनुनासिक संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, जिसकी अनुनासिक संज्ञा नहीं होती वह क्या हो जाएगा? अनुनासिक। जैसे क, ख, इसकी अनुनासिक संज्ञा होती है? नहीं, तो ये अनुनासिक कहलाएगा, अथवा निरनुनासिक। ठीक है ना, निरनुनासिक मतलब अनुनासिक नहीं। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं? तदित्थम। तदित्थम मतलब इस प्रकार, अ ई उ वर्णानाम, अ ई उ एषाम वर्णानाम। ठीक है ना, कौन कौन सा है? अ ई उ री, एषाम वर्णानाम। एषाम मतलब ये चारों वर्ण क्या है? प्रत्येकम, प्रत्येक। ठीक है ना, 18 प्रकार के होते हैं। अ भी 18 प्रकार का, ई भी 18 प्रकार का, उ भी 18 प्रकार का, और री भी 18 प्रकार का। क्योंकि अ का 3 भेद, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ठीक है ना, उस 3 में फिर 3 भेद, 9 भेद, और 9 भेद अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 18 हो जाएंगे। सेम वैसा ही सब प्रक्रिया होगा। ठीक है ना, फिर आगे कहते हैं लृ वर्णस्य द्वादश। लृ जो वर्ण है वह कितने प्रकार का है? 12 ही प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें दीर्घ का अभाव होता है। आप देखे होंगे अ का अ इसे लिखाता है, आ लिखाता है, आ लिखाता है ना, री लिखाता है इसे। ठीक है, कई लोग नहीं भी देखेंगे लेकिन री ऐसे भी लिखाता है। ठीक है ना, 2 ठो रहता है यहाँ पे, 1 2 दीर्घ। और प्लुत में क्या होता है? दीर्घ ही रहता है, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा रहेगा। लृ में ऐसा नहीं है। लृ में ह्रस्व होगा और प्लुत होगा। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है कहीं भी। ठीक है ना, लृ में क्या होता है? दीर्घ का अभाव होता है, उसमें दीर्घ नहीं होता है। तब बताइए, ह्रस्व के 6 भेद थे ना, हैं? ह्रस्व का 3 भेद, उदात्त अनुदात्त स्वरित, वो भी 2 प्रकार का हो गया, अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 6 हुआ ना। और प्लुत के 6 भेद, कितना हुआ? 6 और 6 12। ह्रस्व और प्लुत में 12, दीर्घ वाला 6 तो हट जाएगा, इसलिए
री कितने प्रकार का, री कितने प्रकार का होता है? 12 प्रकार। क्यों? क्योंकि उसमें दीर्घ का अभाव। दीर्घ का अभाव होता है। बहुत सुंदर। अब आगे कहते हैं एचाम अपि, एच भी, एचाम मतलब एच, अपि मतलब भी, एच भी, एचाम अपि द्वादश, एच भी 12 प्रकार का। एच मतलब एच प्रत्याहार है, इसमें क्या आता है? ए ओ आई औ, प्रत्याहार बनाना आता है ना, पता होगा। एच में ए ओ आई औ 4 वर्ण आते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ह्रस्व का अभाव होता है। कारण क्या है? ये जो है अ और ई के मिलाने से बनता है। पहले ही 2 वर्ण है, इसमें ह्रस्व होगा? पहले ही 2 मात्रा है। वो जो है अ और ऊ के मिलाने से बनता है। ये जो है अ और ई अथवा ए के मिलाने से बनता है। ठीक है? री में भी दीर्घ का अभाव कैसे होगा? री में दीर्घ होता ही नहीं है, ये आर्ष वचन है। ठीक है, ऋषियों का मत है। ठीक है, और जो ओ है अ उ अथवा ओ को मिलाने से औ बनता है। 1 2 3 4। अब इसमें बताइए कि जब 2 मात्रा पहले ही से ही है तो इसमें ह्रस्व हो सकता है? नहीं, ये दीर्घ अथवा प्लुत होता है। तो इसमें से भी अब हम ह्रस्व वाला भाग हटा दें। ह्रस्व में 6 भाग होता है, 6 होता है ना, 6 भेद, 6 हटा देंगे तो 18 में से 6 हट गया तो कितना बचा? 12 ही होगा। तो ये जो चारों हैं वह 12 ही होते हैं। इनको कभी ना सोचिए कि ए और आई ये छोटा है और बड़ा है, नहीं, ये चारों बड़े हैं। ठीक है? कारण क्या है? ये दो इसमें 2 वर्ण जोड़े। कैसे सिद्ध किया जाए कि ये इसका बड़ा भाई नहीं है? जैसे अ का बड़ा भाई कौन है? आ है। ठीक है, वैसे ही देखने में तो लग रहा है कि ए और आई, ओ और औ, ये छोटा है, ये छोटा है, और ये बड़ा है कि नहीं? देखने में लगता है कि नहीं? तो कैसे मान लें? किनका कोई ऋषि कहे हैं कि ये इसका बड़ा नहीं है, ये दोनों बड़े हैं और ये छोटा नहीं है, ऐसा कुछ ऋषि का मानना होगा कि ऐसे ही चल देंगे? तो कहते हैं कि ये पाणी जी स्वयं कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? प्रत्याहार में अ लिखाया है कि नहीं? प्रत्याहार नहीं, पाणी सूत्र, माहेश्वर सूत्र में अ है ना, आ कहीं है? ठीक है, ई है, ई कहीं है? ऊ है, ऊ कहीं है? उसी प्रकार ए का जब बड़ा भाई आई होता तो आई लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। लिखो तो पाणी जी कहते हैं कि ए से ही बोध हो जाएगा। जैसे अ से आ का बोध हो जाता है, वैसे ही ए से आई का बोध हो जाएगा। ठीक है, ओ लिखे हैं, औ लिखने की आवश्यकता होती? जब इसका बड़ा है तो ऐसे ही ज्ञान हो जाता है। जैसे अ से आ का ज्ञान होता है, ई से ई का ज्ञान होता है, उसी तरह ओ से औ का ज्ञान होता है। नहीं, हम नहीं किए हैं, मतलब लिख दिए हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये दोनों बड़े हैं, इसमें कोई छोटा नहीं है। ये एक दोनों के क्या है? सवर्णी नहीं है। इससे इसका ज्ञान नहीं हो सकता है, इससे इसका ज्ञान हो सकता है। क्योंकि अ 18 प्रकार, जब अ में 18 भेद करेंगे तो ये ज्ञान होगा, ये आएगा। लेकिन इससे इसका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि इसका भेद अलग है और इसका भेद देखने में थोड़ा सा सेम दिखते हैं, बस इतना ही है। देखने में कैसे सेम दिखते हैं? इसमें अ है और ऊ है, इसमें अ है और ई है। ठीक है, इसमें अ ऊ है, इसमें अ ओ है, इसमें अ ई और इसमें अ ए है। अंतर तो है ना? ठीक है ना, यही कारण है। बस आगे क्या, बस यही ना है? एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? जैसे कि इसमें दिया हुआ है हम्म। इचमपि द्वादश तेषां ह्रस्वभाव। एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वभावात्। तो एज में आता है, जैसे कि एज प्रत्याहार में बनाते हैं तो उसमें आता है ए ओ ए ओ आई ओ। हाँ, तो इसमें बता रहा है ये कि हर्ष का अभाव है। तो जब इसमें हर्ष का अभाव कैसे हो सकता है कि ए में तो 2 वर्ण आते हैं, तो इसमें दीर्घ का अभाव होना चाहिए ना? नहीं, प्रश्न यही है ना कि ए में 2 वर्ण आते हैं,
तो इसमें ह्रस्व का अभाव कैसे है? जी। हैं? अब बता रहे हैं। अभाव मतलब क्या है? मतलब उसको न होना। एक वर्ण रहेगा तो मतलब है, और दो वर्ण है जिसमें उसमें इसमें ह्रस्व है, दो मात्रा है तो ह्रस्व है। और इसमें देखिए ए में क्या है? अ है और ई है, ठीक है। एक मात्रा दो मात्रा है। एक मात्रा नहीं है इसमें, पहले ही से दो मात्रा है, मतलब इसमें ह्रस्व नहीं है, तो ह्रस्व नहीं मतलब ह्रस्व का अभाव है। दीर्घ कैसे है? एक और एक दो मात्रा है, इसलिए दीर्घ हम कहते हैं। तो इसमें तो हर्ष लिखा, हर्ष ह्रस्व का अभाव मतलब ह्रस्व नहीं है। ह्रस्व नहीं मतलब एक मात्रा है, ये नहीं है इसमें। जैसे अ क्या है? अ में कितना मात्रा है? एक मात्रा है। आ में और आ में तीन मात्रा, ठीक है। ए में एक मात्रा है, क्योंकि अ और ई मिलकर बनता है, और ए में ह्रस्व है इसमें, तो ह्रस्व का अभाव है। अच्छा, जिसमें नहीं उसका अभाव होता जिसमें नहीं उसी में अभाव होगा ना, इसमें शब्दों में नहीं पढ़ना है। इसमें ह्रस्व नहीं मतलब एक मात्रा नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं ह्रस्व का अभाव है। है। इसलिए लृ में तो भी दीर्घ का अभाव नहीं है ना, हैं? लृ में दीर्घ नहीं है। इसलिए इसका अभाव नहीं होगा। इसलिए लृ का अभाव। लृ में दीर्घ का अभाव है क्योंकि उसमें दीर्घ नहीं है, दो मात्रा नहीं है। मतलब लृ ऋषियों को मानना है कि एक मात्रा है और नहीं तो तीन मात्रा है, द्विमात्रा वाला है ही नहीं। मतलब लृ और लृ के मिलाने से ऐसे कहीं देखा ही नहीं गया है, इसलिए कहते हैं कि दीर्घ नहीं मतलब दीर्घ का अभाव है, ठीक है। अभाव मतलब दीर्घ नहीं है। इतना समझा गया ना? आज क्लास इतना रहने दें। कल से जो है, कल बताएंगे किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, और संज्ञा प्रकरण का जो है पीडीएफ हम ये मेरे शब्द जो है आप क्रोम पे चाहे गूगल पे लिखेंगे, ये मेरे शब्द, ठीक है ना। तो ये मेरे शब्द में जो वेबसाइट आएगा, ठीक है ना, उसमें गूगल भी है, इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, लेकिन आपको क्या खोलना है? ये मेरे शब्द नाम का वेबसाइट खोलना है। वेबसाइट में लास्ट में जैसे आएगा तीन ठो, इसमें जब टच करेंगे तो व्याकरण नाम का एक तो पार्ट खुलेगा, उसको जब टच करेंगे तो आपको संज्ञा प्रकरण का क्या मिल जाएगा? पीडीएफ मिल जाएगा। आज डाल देंगे, कल से मिलेगा, ठीक है ना, आज नहीं मिलेगा, ठीक है।